औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? ठीक है, कौन कौन से इसमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इनकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है ये दो स्टेजेस में प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज और दूसरी स्टेज जो है वो हमारे पास है एनर्जी जनरेशन स्टेज। अब जो हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज है इसके अंदर क्या होगा कि एनर्जी जो है हम उसको एटीपी को यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें हम एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर 5 रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास 5 रिएक्शन आ रहे होते हैं। टोटल ग्लाइकोलिसिस के 10 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे पहला इसका स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस का। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है। जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो सारे रेट लिमिटिंग होते हैं, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा होगा उसको हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो का मतलब हुआ कि 6 कार्बन ग्रुप, और काइनेज, काइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा रहे हैं। तो ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें हमने एक फॉस्फेट ऐड करवा दिया, इसलिए हमें हेक्सोकाइनेज यूज़ करें यहाँ पे। अब जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स हैं ये हमारे पास होते हैं 4 किस्म के, 1, 2, 3 और 4। 1, 2 और 3 जो है हेक्सोकाइनेज, इनको हम इसी तरह हेक्सोकाइनेज ही बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 4 वाला हेक्सोकाइनेज है उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्लूकोकाइनेज। अब इन दोनों के हमने कुछ डिफरेंसेस करने हैं। जो हेक्सोकाइनेज हैं वो तकरीबन ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास ये है कि ये सारे के सारे टिश्यूज़ में तकरीबन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो ग्लूकोकाइनेज है वो प्रेजेंट होता है लीवर के पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर, पैंक्रियास के बीटा सेल्स में प्रेजेंट होगा। और तीसरा जो है ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस होगा इनके दरम्यान। और ये दूसरा डिफरेंस अब ये है कि जो हेक्सोकाइनेज है उसकी जो Km वैल्यू है वो कम होती है। Km माइकलिस कांस्टेंट है जो हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। Km वैल्यू कम होने का मतलब है कि सबस्ट्रेट का लेवल थोड़ा सा भी होगा तो फ़ौरन ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो Km वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब ये तभी रिएक्ट करेगा ये वाला एंजाइम जब सबस्ट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा ये एंजाइम तभी रिएक्ट करेगा। ये तब रिएक्ट करेगा जब ग्लूकोज का लेवल बेशक थोड़ा सा भी है तब रिएक्ट कर जाएगा ये। दूसरी बात कि इसका वी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ना उसकी वो भी कम होती है, मतलब जितनी ज़रूरत है ना हमारी बॉडी को ग्लाइकोलिसिस की उतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसका जो है ना वी मैक्सिमम वो ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आगे हम जाके पढ़ेंगे जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है जब उसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जब ये बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। और जब हमारे पास यहाँ पे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉर्मेशन। ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इनडायरेक्टली ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमने ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। हमने सिंपल ये देखा है इसके अंदर कि ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, और हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो हेक्सोकाइनेज है।
अब हमने इस ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन पढ़नी है, ठीक है। और जो हेक्साकाइनेज है ना, एक इनका एक और डिफरेंस है कि इंसुलिन, ग्लूकागोन बेशक ज़्यादा हो या कम हो, हेक्साकाइनेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन वो ग्लाइकोलाइसिस को इंड्यूस करेगा, इंड्यूसर है ग्लाइकोलाइसिस का। जब ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये भी इन्हेंस करेगा ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है। और इसके अलावा वेल फेड स्टेट, उसमें ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगी, और जो फास्टिंग स्टेट है, और जो हमारे पास कौन सी फास्टिंग स्टेट है, उसके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस का लेवल कम होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना ही वेल फेड स्टेट के अंदर ये इसका कोई रोल है और ना ही फास्टिंग स्टेट के अंदर, तो मतलब कि इसकी रेगुलेशन नहीं हो रही। लेकिन ग्लूकोकाइनेज है ना, ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन हमने पढ़नी है, हार्मोनल रेगुलेशन हो रही है इसकी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, और एटीपी भी बॉडी में ज़्यादा है, हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो क्या होगा, इंसुलिन जो है ना वो भी ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा रिलीज़ होगा, ठीक है, बॉडी में। जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो साइक्लिक एएमपी जो है ना उसका लेवल कम हो जाता है। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है तो साथ ही साथ प्रोटीन काइनेज ए, इसका लेवल भी कम हो जाता है। जब प्रोटीन काइनेज ए, ये काइनेज है, काइनेज का मतलब है कि इसने फॉस्फोरिलेशन करवानी थी, जब ये लेवल कम हो गया तो ये ग्लूकोकाइनेज की फॉस्फोरिलेशन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, डीफॉस्फोरिलेशन। जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी ग्लूकोकाइनेज की, ठीक है। अब ग्लूकोकाइनेज के दो फंक्शंस हैं, ये बाई फंक्शनल प्रोटीन है, ठीक है, मतलब ये काइनेज के तौर पे भी एक्ट कर लेती है और फॉस्फोडेसिस के तौर पे भी एक्ट कर लेती है, ठीक है। जब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो गई तो क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज की जो काइनेज एक्टिविटी है वो इन्हेंस कर जाएगी, ठीक है, काइनेज एक्टिविटी इसकी इन्हेंस कर जाएगी। और फिर क्या होगा, हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज है वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा सिंपल, ठीक है। और फिर हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड करेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें, जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ऑलरेडी कम है, ठीक है, और एटीपी भी हमारे पास कम है, ग्लूकोज पहले से ही कम है हमारी बॉडी में, तो हम फर्दर ग्लाइकोलाइसिस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन वो कम रिलीज होगी, ठीक है। इस तरह साइक्लिक एएमपी जो है वो ज़्यादा बनेगी तो प्रोटीन काइनेज वो भी ज़्यादा बनेगा। जब वो ज़्यादा बनेगा तो ग्लूकोकाइनेज की क्या हो जाएगी, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। अब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो रही है तो हमारे पास जो काइनेज एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी है वो इन्हेंस कर जाएगी। जब इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी इन्हेंस करेगी तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है फर्स्ट स्टेप की रेगुलेशन, ठीक है। सिंपल हमने बताना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6% बना है, इसके अंदर एंजाइम यूज़ हुआ है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज में जो डिफरेंसेस हमने वो देख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी ग्लूकोकाइनेज की रेगुलेशन देख ली है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका सेकंड स्टेप है ना वो है हमारे पास कि हमने अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करवानी है, ठीक है। आइसोमराइजेशन कैसे करवाएंगे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देंगे। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, ये एंजाइम यूज़ हो रहा है। और ये जो स्टेप है ये एक तो रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। और जितने भी रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो रेट लिमिटिंग स्टेप्स नहीं होते, जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो सारे रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, इसलिए रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है, तो इसकी हम रेगुलेशन नहीं देखेंगे, इससे रेगुलेशन नहीं होगी। आगे हमारे पास है तीसरा स्टेप। जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फर्दर फॉस्फोरिलेशन करवानी है,
ठीक है। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा होगा ना, उसे हम कहेंगे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, ये एंजाइम यूज़ हो रहा है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है। अब ये वाला स्टेप है, पहली बात एक तो ये इरिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल है मतलब कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर ये रेट लिमिटिंग स्टेप है मतलब कि इसकी भी रेगुलेशन हमने करनी है, रेगुलेशन इसको भी रेगुलेट करना है, ये रेगुलेटरी स्टेप है। ठीक है। अब जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है, ठीक है, तो हम अगर इसकी रेगुलेशन देखें तो इसकी रेगुलेशन दो तरह से हो रही होती है। ठीक है, दो तरह से कैसे होती है कि जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है हमारे पास एंजाइम, ठीक है, एक इसकी रेगुलेशन है एलोस्टेरिकली। ठीक है, एलोस्टेरिकली का मतलब है कि इंट्रासेलुलर एनर्जी लेवल कितना है। एनर्जी मतलब एटीपी का लेवल हमारी बॉडी में कितना है, उसके हिसाब से फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की रेगुलेशन होगी। ठीक है। दूसरी रेगुलेशन है हमारे पास हार्मोनल। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की हार्मोन्स के जरिए किस तरह से, इंसुलिन ग्लूकागोन के जरिए किस तरह से रेगुलेशन होती है, उसका बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एल्डोस्टेरिक रेगुलेशन है, इसके अंदर हमने देखना है कि हमारी बॉडी में अगर एटीपी का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है और सिट्रेट भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिट्रेट हमें पता है क्रैब साइकिल के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सिट्रेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा तो हमें ग्लाइकोलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पायरुवेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ताकि वो सिट्रेट के साथ सिट्रेट ही ना बने। ठीक है, तो हम ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करना है तो किस तरह से करेंगे, जो एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा और सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तो ये फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास है दो स्टेप्स, इसमें सिंपल हमने ये देखना है। अब जो हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन है, इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट। ठीक है, जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट होता है, ये एक पोटेंट एक्टिवेटर है। ठीक है, पोटेंट एक्टिवेटर है किसका, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का। ठीक है, इसका पोटेंट एक्टिवेटर आएगा। अब पोटेंट एक्टिवेटर का मतलब क्या है कि ये एक्टिवेट कर देगा इस एंजाइम को। ठीक है, और फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप हम पढ़ रहे हैं वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, फ्रुक्टोज बिसफोस्फेट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि जो हमारे पास है फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उसे हम कहेंगे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ठीक है, जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है, ये फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट के अंदर। ठीक है, और इस तरह जब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफोस्फेट है वो इन्हेंस करेगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा। ठीक है, अब हमने देखना है ये जो एंजाइम है ना, ये भी बाई फंक्शनल प्रोटीन है। ठीक है, एक इसकी काइनेज एक्टिविटी भी है। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी इसकी, और एक इसकी है फॉस्फेटेज एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, क्या वही बात जो हमने पीछे पढ़ी है इस तरह है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा है तो साइक्लिक एमपी, और फिर हमारे पास पायरुवेट काइनेज ए का लेवल वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो इस एंजाइम की फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की क्या हो जाएगी, डी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। ठीक है, डी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी इसकी। जब इसकी डी फॉस्फोरिलेशन हो गई तो ये इसकी काइनेज एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा। जब इसकी काइनेज एक्टिविटी इन्हेंस होगी तो इसका मतलब कि ये एक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी इसकी एंजाइम की। ठीक है, जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये जो रिएक्शन जो हमारे पास
ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और इस तरह इन टर्न ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया इसका। और फॉस्फेटाइज एक्टिविटी इस तरह उल्टा है इसके, कि इस तरह से जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक है, तो इंसुलिन का लेवल भी कम होगा, ठीक है, तो इसी तरह से इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, फॉस्फोटोकाइनेज 2 की, ठीक है। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी और इसकी जो फॉस्फेटाइज एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब फॉस्फेटाइज एक्टिविटी एक्टिवेट होगी तो इसकी अपनी एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाएगी। काइनेज एक्टिविटी ने इसने फॉस्फोरिलेशन करवानी, लेकिन इसकी फॉस्फेटाइज एक्टिविटी हो गई ज़्यादा, तो इसलिए इसकी काइनेज एक्टिविटी कम हो जाएगी और ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। इस तरह जब ये भी नहीं बनेगा तो इस तरह से जो हमारे पास फॉस्फोटोकाइनेज 1 है ये भी रेगुलेट नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये हमने इंसुलिन के ज़रिए हमने हार्मोनल रेगुलेशन ये पढ़ी हमने, ठीक है। ये एलोसोनिक रेगुलेशन थी, ये हमने पढ़ ली हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक हो गया। अब हमारे पास है इसका फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है हमारे पास, इसका फोर्थ स्टेप है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन की है, अब हमने इसको क्लीव करना है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, वो एल्डोलेज एंजाइम होगा। अब इसकी भी कई फॉर्म्स होती हैं। जो एल्डोलेज बी होता है वो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा है, तो उसको हम बाद में ही पढ़ेंगे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। वो एल्डोलेज बी यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा होता है। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ना, यहाँ पे जो एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसका कोई रेगुलेशन इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट होगा फोर्थ स्टेप इसका। अब हमारे पास है फिफ्थ स्टेप। अब हमने जो डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट बनाया ना, हमने इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना है। हम किस तरह से करेंगे कन्वर्ट, यहाँ पे हम दोबारा एक आइसोमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे, कि उसे हम कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करवानी है। किस तरह से होगी कि जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, ठीक है। इस आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, इसलिए हमने इसकी रेगुलेशन नहीं पढ़नी। ये हमारे पास इसके 5 स्टेप्स हो गए, जिसमें मेनली हो क्या रहा है कि हम एटीपी को यूटिलाइज़ करें। देखिए हमने एटीपी कहाँ यूटिलाइज़ किया, सबसे पहले हमने एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज़ की थी, ठीक है। हमने एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज़ की है, ठीक है, जिससे जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आया और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। दूसरा हमने जो एटीपी यूटिलाइज़ की है वो हमने कहाँ की है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन के अंदर। जब हमने यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, तो यहाँ भी हमने एटीपी की यूटिलाइजेशन की है, एक फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड करवाया, ठीक है। तो हमने ये 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप था हमारे पास ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, पहला स्टेप है ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर भी हमने एटीपी यूज़ की है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, इन वजह से हेक्सोकाइनेज एंजाइम। दूसरा हमने ये देखा है सेकंड स्टेप, हमने जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था उसको हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, उसकी आइसोमराइजेशन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तीसरा स्टेप है, उसके अंदर हमने क्या किया, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाई है उसको हमने फर्दर कन्वर्ट कर दिया है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, और यहाँ भी हमने एक एटीपी यूज़ किया उसे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की मौजूदगी के अंदर, ठीक है। और जो चौथा स्टेप है हमारे पास, उसके हमने जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया है उसको हमने क्लीव कर दिया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, ठीक है, ये एक ही मोलिक्यूल है, ठीक है, हमें 2 मोलिक्यूल जिसकी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की हमें ये नहीं चाहिए, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ताकि इसके 2 मोलिक्यूल्स बन जाए, ठीक है। और हमें बाद में जो ये हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए इसके, और ये कौन से स्टेप्स है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स, ठीक है। इसमें हमने 2 जगह एनर्जी यूटिलाइज़ की है, एक हमने यूटिलाइज़ किया यहाँ पे, ठीक है, एटीपी, और एक हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 5 स्टेप्स। नेक्स्ट 5 स्टेप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।